गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम गॉसेस थ्योरम की स्टडी कर रहे थे, गॉसेस लॉ की स्टडी कर रहे थे। आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की हम बात करने वाले हैं, और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आने वाली हैं, तो एक ही करके हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। तो अगेन हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? हम एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं गॉसेस लॉ की, ठीक है? ओके। बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है, एक बार मैं आपको वो एप्लीकेशन लिख लेता हूँ मैं। हमारे पास फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, हेडिंग है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है, ठीक है बच्चों। इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये मेरी हेडिंग है, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? एप्लीकेशन। अब तो राइटिंग मेरी जानते ही हो कितनी शानदार राइटिंग है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है, थ्योरम भी बोल देते हैं इसको। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। आपको आई होप सर ने आपको कंसल्ट पहले ही कर लिया होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में रिकॉर्ड सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप आपका रिकॉर्ड सही हो रहा हो। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो पहले समझ लेते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्या मीन्स है। इसका मीन्स ये, इसने ये बोला हुआ है कि आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन है, उस पर आपने क्या कर रखा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये पॉजिटिव का जो मीन्स है वो मीन्स ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर हम कर रहे हैं। और सेक्शन से मैंने इतना दिखा रखा है, ये डॉटेड लाइन शो कर रखा है। तो डॉटेड लाइन का क्या मीन्स है? डॉटेड लाइन का जो मीन्स है वो ये है कि ये लेंथ इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। उससे मुझे क्या करना है? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पूरे वायर पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक भी चार्ज है, इनफाइनाइट है। इस पूरे लेंथ से जितने भी चार्ज, जितनी भी लेंथ है, उसके पूरे पे जो चार्ज है उसके कारण इस पर कितनी इंटेंसिटी लगेगी। अब इसका क्या मीन्स है? तो इसका मीन्स ये है कि भाई देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर टच चार्ज कंसीडर कर लो तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल सारे रिपेल करने वाले हैं। फिलहाल इसको कंसीडर कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो ये सारे फोर्स लगाएंगे, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लगेगी, वो हमें कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। समझ में आया या नहीं आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यही है कि इस पे आप पे पूरे पे इनफाइनाइट पे अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसके कारण आपको इस पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यों मुझे एक टॉपिक बताने की जरूरत पड़ेगी आपको, वो मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी जब भी किसी एंगल पे अप्लाई होता है तो उसके कंपोनेंट बनते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करो, ये और ये चार्ज जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनका एंगल सबका सेम है या डिफरेंट होता जा रहा है? सबके लिए एंगल डिफरेंट होता जा रहा है। इसका मीन्स है कि भाई सब अलग अलग इंटेंसिटी लगा रहे होंगे, डायरेक्शन भी सबकी डिफरेंट है और उन सबके कंपोनेंट भी बन रहे होंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है कैलकुलेशन करने का। बट गॉसेस लॉ बहुत सिंपली वे में इसको सॉल्व करने वाला है, तो आप सॉल्व करते हैं। बट गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले आप दो पॉइंट ध्यान रखना। पहला
कि जब भी हमें कोई गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है कभी भी कहीं भी, तो हमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। जैसे कि हमने गॉसेस लॉ से टोटल फ्लक्स निकाला था, तो मैंने बोला था कि आपको ये ना क्लोज के अंदर होना चाहिए। अगर ये ओपन है, जैसे कि ये मेरा ऐसा सेक्शन है और ओपन है, तब कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो फर्स्ट गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, और जहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको क्लोज के अंदर रखना पड़ेगा। विदाउट क्लोज के अंदर रखे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करनी है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कैसा भी है, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक क्लोज के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन पर चार्ज है, क्लोज के अंदर नहीं है, आपको खुद को कंसीडर करना पड़ेगा इसे क्लोज के अंदर। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी बात हम करेंगे, फिलहाल डरो मत। नेक्स्ट पॉइंट, एक इन्फिनिटी का, ये है इन्फिनिटी लेंथ। अब इन्फिनिटी का क्या एक्चुअली मीन्स वही है, बहुत अभी नहीं। जैसे कि जस्ट लाइक अ चार्ज, कि चार्ज के लिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर के जो पॉइंट है वो इस चार्ज के लिए इन्फानाइट पे डिफाइन हो जाते हैं। तो इसका मीन्स है जस्ट रीचिंग पॉइंट से बाहर। तो देखो, अगर आप डिस्टेंस ये ले रहे हो, तो अगर इससे काफ़ी डिस्टेंस अवे की बात करोगे, अगर यहाँ पर चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो उसकी डिस्टेंस इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इन्फानाइट का मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ बहुत इन्फानाइट है। इसका मीन्स ये है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी लेंथ कंपेयर टू इसके जिस पॉइंट पे निकालना है उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये लेंथ इस डिस्टेंस से, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस के बीच के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। इन्फानाइट का एक्चुअली मीन्स ये होता है। चलो अब बात करते हैं हम टॉपिक सॉल्व कैसे करेंगे। एक मिनट होल्ड करो बच्चों। बच्चों, ये सॉल्व करने से पहले मेरे को डायरेक्शन सॉल्व करनी है। तो हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है हमारा, मैंने बता ही दिया है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, ये मेरे पास हेडिंग है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले मुझे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे एक टॉपिक कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे दे रखा है ये, और ये ऐसे डॉटेड लाइन दिखा रखी है जो मैंने बताई आपको। ठीक है, ऐसे है। मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जो इससे आर है, और यहाँ पे क्यू नॉट ले लिया। ठीक है, इस पूरे ही सेक्शन पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों एक चीज़ अगर आप एनालिस करना चाहो तो करो एनालिस। क्या इस चार्ज के लिए सिर्फ इस चार्ज से और इस चार्ज में जो इंटेंसिटी लगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, इससे डायरेक्शन ये होगी? क्या सभी जो चार्ज, ये जो चार्ज पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी? नो डाउट। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि अगर ये चार्ज फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा? ऐसे लगाएगा क्या? एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ऐसे लगाएगा क्या? हाँ लगाएगा। ठीक है, इधर ई लगा दी, इसने इंटेंसिटी लगा दी। बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो आपको एक बात तो समझ में आएगी कि अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर दूँ तो ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर ये ई है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा ई कॉस थीटा और एक बन जाएगा ई साइन थीटा। मतलब इसका एक इफेक्ट आएगा इधर की तरफ और एक इफेक्ट आएगा नीचे की तरफ। तो जैसे इसके लिए एक इफेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे जब ये फोर्स इस पर लगाता है, ठीक है ना, और ये मान लो ये E2 है, तो इसके भी दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक बन जाता है ई कॉस थीटा, सॉरी ई साइन थीटा, और एक बन जाता है ई। मैं पूरा लिख नहीं रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब ये इसे फोर्स लगा रहा है, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक इधर एक नीचे, और ये एक फोर्स लगाता है इस पर, तो एक ऊपर और एक नीचे, ये लग रहा है ना, तो इसके दो दो कंपोनेंट बन जाते हैं। तो ये कंपोनेंट जनरली इसको कैंसिल कर देते हैं, बट एक कंडीशन में। तो अगर ये कैंसिल हो गए तो नेट जो इंटेंसिटी लग रही है वो तो सिर्फ इसी डायरेक्शन लग रही है ना। तो हमें पहले सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व ये करना है कि जितने भी चार्ज हैं उनके कारण
Q नॉट पर जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर होगा। या फिर ऐसे समझ लो कि सभी चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इंटेंसिटी लगा रहे हैं। तो अब इतनी सारी इंटेंसिटी डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिजल्ट भी एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए, जबकि हर चार्ज इस पर Q नॉट पे अलग अलग डायरेक्शन में इंटेंसिटी लगा रहा है और नेट इंटेंसिटी पूछी जा रही है, तो उसका मीन्स ये है कि नेट तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा। तो इतने सारे को सॉल्व कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सॉल्व करना है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, हेडिंग यही है। तो पहले हम डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इंटेंसिटी किस डायरेक्शन पे लग रही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। चलो, हो सकता है ये 2 लेक्चर में हो, बट करते हैं। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, इसी टॉपिक का पहला टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी के अंदर किसके कारण? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। ठीक है ना। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही है लाइन चार्ज, ये मेरे पास डॉटेड लाइन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और ये है मेरे पास R डिस्टेंस। बच्चों अब इन सब पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस, जैसे एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लो L डिस्टेंस ऊपर, मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ ये वाला, इसमें जितने चार्ज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा? चलो मैं दिखाता हूँ क्या मतलब है। इससे R डिस्टेंस पे लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने स्टडी करने के लिए मैंने ये वाली एक सेक्शन ले लिया, AB लेंथ ले ली। ठीक है, इस लेंथ की डिस्टेंस है L, यहाँ से डिस्टेंस है L, और कंसीडर कर रहे हैं इसमें DQ चार्ज है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? DQ है। ठीक है, सेम जितनी डिस्टेंस लेंथ पे ऊपर मैंने एक सेक्शन लिया है उतने ही नीचे मैं एक सेक्शन लूँगा, लेंथ L लेंथ नीचे ही लूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया मैंने और ये है CD सेक्शन मान लेता हूँ मैं, और इसमें भी चार्ज है DQ। हो गया। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इससे सेम डिस्टेंस पे एक DQ अमाउंट ऑफ चार्ज लेता हूँ, इससे सेम डिस्टेंस नीचे DQ अमाउंट ऑफ चार्ज लेता हूँ, तो इस पर इन दोनों के कारण इफेक्ट कितना आता है। ओके, तो ये जो है आपको मैंने बताया है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जो मुकेश जी सर पढ़ा रहे हैं आपको, वहाँ पर उन्होंने एक टॉपिक बताया हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है आपको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है आपको। उसमें एक वर्ड है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें आपने सर ने बताया होगा लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन में DL या लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में लैम्डा L, ये बताया होगा सर ने। ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी बात मैं नहीं करूँगा ज़्यादा, इसकी हेल्प से हम किसी भी लेंथ पर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर L लेंथ है, अगर हमें कोई डेंसिटी बता दे कि पर यूनिट लेंथ पे इतने चार्ज है, एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दे कि पर यूनिट लेंथ पे 5 कूलम चार्ज है, तो 100 मीटर पे कितना होगा। तो अगर डेंसिटी 5 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 आ गया। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता है। और ये कब होता है? तो ऑब्जेक्ट जैसा हो, कैसा हो, अगर लीनियर ऑब्जेक्ट हो, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो,
तो उसमें नेट चार्ज जो कैलकुलेट किया जाता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बट अगर यूज नहीं भी करेंगे तो मैटर नहीं करने वाला है, बट यह मेरा आगे काम आएगा इसके सेकेंड पॉइंट में। इसी के जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे इंटेंसिटी की, अभी हम सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तब काम आने वाला है। चल देखते हैं आगे। अच्छा, अब ये इसमें फोर्स लगाता है, इंटेंसिटी लगाया है, तो क्या वो इस डायरेक्शन में लगाएगा बच्चों? नो डाउट। कंसिडर करते हैं ए बी में जो सेक्शन में चार्ज जब से DE1 लगा दिया उसने, एंगल ये फॉर्म हो गया थीटा, ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि ए बी सेक्शन में जो चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज, वो P पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है Q0, उस पर इंटेंसिटी कितनी लगा रहा है। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेक्शन ए बी, और उसमें चार्ज अमाउंट क्या है? DQ है। तो E का जो जनरल फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, KQ में R² होता है, ये सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो हमने E1 लिखा, रिप्रेजेंट किया DE1 से, D1 से, और DE1 की वैल्यू K। फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? तो आंसर है इस सेक्शन में, इस AB वाले सेक्शन में अमाउंट ऑफ चार्ज है DQ, तो DQ अपॉन में। अब डिस्टेंस लेनी है, R लेना है, तो क्या मैं ये R ले लूँ ना? रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, आपको ध्यान रखना है ये R है क्या। तो ये है टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो अभी जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, वो इंटेंसिटी जो लगा रहा है वो DQ है, तो DQ लगा रहा है Q0 पे। तो ये जो है, ये है हमारा ये वाला R डिस्टेंस। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये है मेरी डिस्टेंस, ना कि ये R है। अब R देखते ही ये R रख दोगे ना, ये नहीं रखना। हमें जो डिस्टेंस रखनी है, ये जो R है वो बताता है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कौन? जो फोर्स लगाता है। टेस्ट चार्ज कौन? जिसमें फोर्स लगता है। तो ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, हो गया। अपॉन में क्या लिखूं? अगर ये R है, ये L है, तो √L² प्लस R² हो जाएगा। तो मैंने लिखा √L² प्लस R² का होल स्क्वायर, और कैंसिल कर दिया, आंसर आया K DQ अपॉन में L² प्लस R²। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको ये बोर्ड पे नीचे का सेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आई होप दिख रहा होगा आपको। हाँ, दिख तो रहा है आपको। चलिए देखते हैं आगे। हो गया बच्चों, एक चीज़ देखो, अगर ये अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस मेरी यही निकाला, मैं डिस्टेंस नहीं इंक्रीज कर रहा, एक्सेस कंसिडर कर रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है। और ये मेरा वाई एक्सिस। अब एक चीज़ सोचो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, ये वेक्टर है, तो अगर ये DE1 है तो 11 मैंने कंपोनेंट लगाए हैं, ये हो जाएगा DE1 cos थीटा, और इसका ये जो होगा वो होगा DE1 sin थीटा, जो रिप्रेजेंट होगा इधर, है ना, DE1। बच्चों अगेन मैं ये चीज़ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं ये बार बार बता चुका हूँ आपको, 11th में कई बार मैंने बताया है। हो गया। तो आपने बोला भाई कि DE1 के दो कंपोनेंट बने, एक DE1 cos थीटा बना और एक बना DE1 sin थीटा बना। ये मेरा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बना है, और ये जो मेरा है वो है वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, हो गया ये कंफर्म। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया, दो कंपोनेंट बन गया, DE1 cos थीटा, DE1 sin थीटा। जस्ट अब मुझे कैलकुलेट करना है CD सेक्शन पे जो चार्ज है DQ, वो ये लेंथ इसकी भी सेम है और डिस्टेंस सेम है। एक चीज़ सोचो कि अगर अब ये फोर्स लगाता है इस पे, जो चार्ज है नेट चार्ज, वो इधर लगाएगा, ठीक है, और ये मेरा, ये जो मेरा है वो क्या होगा, इसको मैं DE2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट DE2 है क्या, तो वो लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेक्शन CD, और उसमें चार्ज क्या है DQ। उतना ही चार्ज ले रहे हैं हम, जितना ऊपर ले रहे हैं सेक्शन में उतना ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं इसका रीजन भी बता दूंगा मैं।
इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम DE2 से, और हम लिख रहे हैं K। सोर्स चार्ज अगेन DQ अमाउंट है, DQ सेक्शन में हुए हैं, और अगेन आप देखोगे तो ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस भी R² प्लस L² या L² प्लस R² बोल सकते हो आप। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, और जितनी लेंथ ये है तो दोनों में सेम ही है, तो सेम लेंथ है, दोनों में एंगल सेम ही बनेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही बनेगा। तो मैं क्या लिखूँ, √L² प्लस R² का होल स्क्वायर कैंसल, और DE2 इक्वल टू K DQ अपॉन में L² प्लस R²। ये हो गया बच्चों। अगेन अब DE2 भी एक एंगल पे लग रहा है, इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, तो डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ मैं DE2 साइन थीटा, और इसमें रखता हूँ DE2 कॉस थीटा। ये फोर्स है ना उसका। चलो मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, तो सारे बच्चे बोले, कई सारे बच्चे बोले सर हमें तो आया ही नहीं। चलो देख लेते हैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं। मैग्नीट्यूड टर्म कल करेंगे इसका। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट। बच्चों देखो होता क्या है कि अगर कोई फोर्स इधर लगता है, F लगता है, और ये थीटा पर है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये बेस ऐसे प्रोजेक्शन डालोगे तो ये जो लेंथ है ना, इतनी बड़ी लेंथ जैसे A और B, ये होती है F cos थीटा, और ये जो होता है वो होता है F sin थीटा, और इसी का जस्ट ये पैरेलल है, तो ये जितनी लेंथ है ये लेंथ ये हो जाती है F sin थीटा। श्योर। बट अगर यही चीज़ ऐसे हो नीचे की तरफ, एंगल इससे बन रहा है, तो आप प्रोजेक्शन ऐसे चलता है, तो ये जो A और B है अभी भी ये होगा F cos थीटा, बट इसमें डाउनवर्ड आ रहा है तो डायरेक्शन F sin थीटा की ये होगी, मतलब वो रिप्रेजेंट इधर होगा F sin थीटा। ठीक है। तो अगर F ऊपर जा रहा है तो साइन ऊपर वाले लाइन लेना है वर्टिकल Y, और अगर डाउन जा रहा है तो साइन नीचे वाले लेना है। सेम मैंने यही किया कि DE1 नीचे आ रहा था, इसलिए इसका साइन कंपोनेंट इस लाइन पर, कॉस तो ये है ही, बट अगर मेरा लाइन इधर जा रहा है तो लाइन इस वाले पार्ट में है, तो कॉस तो ये लूँगा ही, एक्स तो ये लूँगा ही लूँगा मैं, बट साइन ये वाला पैटर्न लूँगा, वो मैंने बताया है इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो बात फैक्ट है, वो फैक्ट बच्चों क्या है, वो फैक्ट भी अपन देख लेते हैं। फैक्ट ये है कि DE2 के भी कंपोनेंट बनेंगे, DE2 के DE2 cos थीटा एंड DE2 sin थीटा। देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्शन तो है, बट ये एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हमने किया था, इक्वेटोरियल पे किया था, वहाँ पे भी मैंने समझाया था, वो बिल्कुल यही तो डेरिवेशन है, बस हमें पूरा नहीं करना है इसको, शॉर्टकट में लास्ट में थोड़ा कंप्लीट सॉल्व करने से पहले ही छोड़ना होगा। ठीक है, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों। ठीक है, देखते हैं अब आगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करो, क्या चेक कर सकते हो DE2 की वैल्यू ये आई है, और DE1 की वैल्यू भी KDQ अपॉन में L² प्लस R², इसकी भी KDQ अपॉन में L² प्लस R² ही है, दोनों सेम है। जस्ट वैसे ही इक्वेटोरियल के लिए जो डाइपोल के लिए मैंने सॉल्व किया था वैसा ही है। तो DE1 इक्वल टू DE2 है ना, तो क्या DE1 साइन थीटा इक्वल होगा DE2 साइन थीटा के? यस, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, समझ में आया? तो आप ऐसा लिख लो कि ये दोनों इक्वल है। अगर आप निकालते हो रिजल्टेंट इन y डायरेक्शन, तो वेक्टर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं DEY रिजल्टेंट y में निकाल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा DE1 साइन थीटा माइनस का DE2 साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये हो जाएंगे, क्योंकि अब DE1 किसके इक्वल है, DE2 के इक्वल है, तो आप रख सकते हो DE1 साइन थीटा माइनस इसकी जो DE1 रख दो, DE1 साइन थीटा इक्वल टू 0। मीन्स क्या निकला, मीन्स ये निकला
कि यहाँ पर जितने भी चार्ज है वो जब एंगल पे भी फोर्स निकालते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनते भी हैं तो सभी के वर्टिकल कट जाएंगे। क्या मतलब समझाता हूँ, देखो अब मैं निकालता हूँ रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो डी ई एक्स, अब डी ई एक्स है तो डी ई कॉस थीटा डी ई टू कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डी ई वन कॉस थीटा प्लस डी ई टू कॉस थीटा, और ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो है डी ई एक्स, दोनों सेम है तो टू डी ई कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, डी ई वन लिख दूंगा, तो डी ई वन कॉस थीटा प्लस डी ई वन कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम है। आ गया, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? अब मुझे इसे आगे नहीं करना सॉल्व, मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो इन्फॉर्मेशन ये है, क्या है बच्चों वो इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर जितने भी चार्ज थे, पहले सिर्फ इस सेक्शन की बात करते हैं, इस सेक्शन पे जितने चार्ज है और इस सेक्शन पे दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हम ले रहे हैं, इसमें डी क्यू और इसमें भी डी क्यू ले रहे हैं, तो हुआ क्या कि जब इन्होंने फोर्स लगाया है और इनके इंटेंसिटी लगाई है, फोर्स लगाया, इंटेंसिटी लगी है, मीन्स फोर्स लग ही रहा है, तो फोर्स लगाया है, इंटेंसिटी लगाई है, तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट कट गए, सिर्फ क्या बचा हॉरिजॉन्टल। मीन्स ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, आप कंपोनेंट देख रहे हो, एक इधर जा रहा है, एक ठीक है ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बट ये वाला पार्ट कट गया। मीन्स इसने इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया है और फिर इसने इस पर इसी डायरेक्शन में लगाया है क्योंकि इसका ये कंपोनेंट कट गया है। तो हर चार्ज, जितने भी चार्ज यहाँ पे लोगे उन सब के दो कंपोनेंट बनेंगे, डी ई कॉस थीटा डी ई साइन थीटा, बट उन सब के लिए, इन ऊपर वाले सब के लिए एक सेक्शन यहाँ पर होगा जो उस सेक्शन के साइन को या वर्टिकल को काट देगा। जैसे अगर आप यहाँ से डिस्टेंस ये लेते हो, अब ये डिस्टेंस लेते हो, मान लो यहाँ से आपने L1 ले लिया, तो इससे भी अगर नीचे L1 आओगे और यहाँ पर एक सेक्शन लोगे तो फिर वही होगा कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका जो वर्टिकल होगा वो कट जाएगा और उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल बच जाएगा। तो इस ऊपर वाले सेंटर से ऊपर वाले सेक्शन के लिए, प्रत्येक सेक्शन के लिए, ईच सेक्शन के लिए नीचे वाले इस सेक्शन पे चार्ज है जो एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ जो रिमेनिंग रहता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि इसमें पूरे में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो नेट इफेक्ट आएगा इंटेंसिटी का वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगा। और ये डायरेक्शन क्या है तो इसको हम क्या बोलते हैं वो देखो, जैसे ये पेन है, मार्कर है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर आ रही है ना, तो आप ऐसे बोलोगे। मीन्स किसी भी सेक्शन पे, जैसे आपको बोल दिया इस सेक्शन पे चार्ज है तो इसके कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो अगर आपको इधर कैलकुलेट करनी है तो आंसर इस पर थंब रखो, बोलोगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो किधर लगती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगती है। जैसे अब आपको बोल दिया इस सेक्शन पे चार्ज है, ठीक है ना, अब मुझे इस सेक्शन से चार्ज इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो जैसे ही रखा मैं थंब रखूँगा तो इस पर जितने भी चार्ज होंगे और यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, कोई इंक्लाइनेशन ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा, बट नेट इफेक्ट इस सब का इधर ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्शन पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी भी सेक्शन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं लेना। तो किसी भी सेक्शन में चार्ज निकालना है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना होगा। समझ में आया? अगर ऐसे है, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूछे किधर फोर्स लगेगा, थंब रखो, जिधर जाएगा उधर इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो आप इसीलिए बोलोगे क्या रिजल्टेंट क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ध्यान रखना है। तो किसी भी सरफेस पर, किसी भी लाइन पर चार्ज है तो उससे इंटेंसिटी ओनली वन डायरेक्शन में ही लगेगी और वो भी है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग ही लगने वाले हैं, अगर एक्स एक्सिस इसके अकॉर्डिंग है तो, ठीक है। अगर आप एक्स इसको मान लो और वाई इसको मान लो तो फिर वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बोल दिया जाता है, क्योंकि हम पर डिपेंड करता है कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसे मानते हैं।
तो इसको भी हम x ले सकते हैं, इसको भी हम y ले सकते हैं, इसको भी हम x ले सकते हैं और इसको भी हम y लेते हैं। तो जनरली लोग करते क्या, इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, इसलिए बोल देते हैं अलॉन्ग टू x डायरेक्शन, बट ऑलवेज नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि x आप किसको लेते हो, इसको या इसको। तो आपको क्या रिमाइंड रखना है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये सेक्शन है, इस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगता है। तो यहाँ पर कितने भी चार्ज हो, कोई सा भी इंक्लाइनेशन बनाए, कोई सा भी इंक्लाइनेशन बनाए, जैसे ये चार्ज है इधर इंक्लाइनेशन बनाएगा, जैसे ये डायग्राम तो आप पॉज करके लिख ही लेना आप। जैसे ये चार्ज है इधर इंक्लाइनेशन बनाएगा, ये चार्ज है इधर इंक्लाइनेशन बनाएगा, ये चार्ज है इधर इंक्लाइनेशन बनाएगा, जैसे ऐसे ऐसे देखो ऐसे बनाएगा ना, है ना। तो इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, बट इसके लिए ऊपर एक ऐसा पार्ट होगा जो इसके वर्टिकल को कट कर देगा, तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बचेगा। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है, ठीक है ना। इसमें हमने सिर्फ एप्लीकेशन तो किसी स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फानाइट लाइन चार्ज निकाल रहे हैं, बट उसमें 2 पॉइंट निकालने होते हैं। पहला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने इस टॉपिक का अगेन वापस बोल दूं मैं, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अभी एप्लीकेशन दिखी नहीं है आपको, वो मैग्नीट्यूड जब निकाल रहे होंगे ना तो वहाँ पे एप्लीकेशन दिखेगी, ठीक है। तो हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ। उसमें हमने क्या बात की है कि एक टॉपिक ले लिया है इन्फानाइट लाइन चार्ज, और उसमें हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फानाइट लाइन चार्ज निकालना था। उसमें 2 पॉइंट निकालने थे, पहला पॉइंट इंटेंसिटी एंड दूसरा मैग्नीट्यूड। तो समझ में आया। तो गॉसेस थ्योरम को यूज करते हुए एक इन्फानाइट लाइन वायर दे रखा होगा जिस पर चार्ज होगा, उससे आपको किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी होती है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने जस्ट क्या है डायरेक्शन निकाला है। अब गॉसेस लॉ आपको का जो एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन दिखेगा किसमें, मैग्नीट्यूड निकालते टाइम में। बट मैग्नीट्यूड टाइम निकालते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन किधर होती है। अब अभी तो फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे तब मैं वहाँ पे इंडिकेट करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप आइडेंटिफाई करोगे कि ई किधर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कहता है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और ये थीटा होता है इसके और इसके बीच का एंगल। तो हमने इसका तो डायरेक्शन मुझे पता होता है डी एस का, हमें पता करना होता है ई का। तो ई का मैंने अभी पता कर लिया है कि किधर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में मैं दिखाऊंगा आपको, जब मैं मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ तब मैं दिखाऊंगा क्यों यह टॉपिक इंपॉर्टेंट था। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू।